हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। मैं एमए, बीएड, सीटेट और यूजीसी एंटी नेट क्वालिफाइड हूँ हिंदी सब्जेक्ट से। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फ्रेंड्स आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिए। अभी हम कर रहे हैं संस्कृत भाषा से अभ्रंश भाषा तक का सफ़र। आज हम प्राकृत भाषा को करेंगे, और प्राकृत भाषा में जो है हम इसका नामकरण और क्षेत्र पढ़ेंगे, इसका समय पीरियड पढ़ेंगे सब। और चलिए देखते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देख लीजिए, वो आपके बहुत काम आने वाली है। प्राकृत भाषा में जो है, जो भारतीय आर्य भाषाएं थी, उससे ये पता चलता है कि आर्य भाषा के जो विकास का जो मूल है वो क्या है, संस्कृत है। संस्कृत से ही जो है ये सारी भाषाएं बनी है। जो आर्य भाषा है वो संस्कृत से ही चली है, और संस्कृत जो भाषा है वो भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। और इसी में हमारे सारे वेद पुराण हैं, जो मैंने आपको पहले बताए थे संस्कृत भाषा में। और संस्कृत भाषा जो है बहुत ही प्रचलित थी। पहले कभी ये इसमें जैसे हमारी हिंदी भाषा है, पहले हम संस्कृत भाषा बोला करते थे, और धीरे धीरे क्या हुआ, जो बौद्धों का विकास हुआ, जो बौद्ध थे उन्होंने क्या किया, संस्कृत का एक और रूप बता दिया जो पाली भाषा थी। जो पाली भाषा है उसी में बौद्धों का जितने भी ग्रंथ हैं लिखे गए, और उनके उपदेश जो है बौद्ध साहित्य के सारे पाली भाषा में लिखे गए। और इसी के अनुसार फिर आगे पाली भाषा के बाद जो है प्राकृत भाषा का जन्म हुआ। और पाली भाषा जो है वो उसमें जो है जैन साहित्य लिखा गया। अब आप ये देख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए बौद्ध साहित्य किस में लिखा गया तो पाली भाषा में, और जैन साहित्य किस में लिखा गया, प्राकृत भाषा में। तो आप ये नोट कर लेना फ्रेंड्स, जैन साहित्य जो है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया। ओके फ्रेंड्स, अब संस्कृत जो है वो लोक व्यवहार की भाषा से हट गई थी, और क्या हुआ उसके बाद प्राकृत भाषा आ गई। और प्राकृत भाषा के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, प्राकृत भाषा को सब लोग बोलने लगे। उसके बाद जो है फिर प्राकृत भाषा आ गई पाली भाषा के बाद, और इसके बाद क्रम चलता रहा। प्राकृत के बाद अपभ्रंश आ जाएगी। अभी हम फिलहाल प्राकृत भाषा को पढ़ रहे हैं। पहले प्राकृत भाषा के बारे में ही पढ़ लेते हैं। जो प्राकृत का साम्राज्य था वो भारत की लोकमान्य भाषा बनकर जन सामान्य तक पहुंची। अब इस युग में संस्कृत से भिन्न जितनी भी भाषाएं थी उनका सामूहिक रूप प्राकृत भाषा ही थी। तो प्राकृत शब्द जो है वो प्राकृत किससे उत्पन्न हुआ, ये नोट कर लीजिए। प्राकृते रागतम व्युत्पत्ति के अनुसार प्रकृति से आने वाली भाषा है। प्राकृत भाषा कौन सी है, प्रकृति से आने वाली भाषा है। प्रकृति का अर्थ स्वभाव, अशिक्षित जनता, अनपढ़, जीवन यापन करने वाला वह मानव समूह है। आप समझ में आया होगा फ्रेंड्स आपको कि जो प्राकृत का यहाँ पर क्या प्राकृतिक नहीं है, ये जो नेचर है उससे नहीं, ये जो जनता है जैसे अनपढ़ थी, जैसे मतलब जिस टाइप के लोग थे, अशिक्षित थे, तो वहाँ से जो है प्राकृत भाषा निकली, जो व्याकरणिक भाषा ज्ञान के अभाव में दूसरे तक पहुँचती थी। मतलब व्याकरण का इसमें कोई रोल नहीं था। रूडर ने जो है क्या किया, व्याकरण विहीन भाषा बताया इसको, जो सहज स्वाभाविक रूप से वचन व्यापार है, इसको प्रकृति माना। यही प्राकृत अभी आप लाइन नोट कर लीजिए। रुद्रट, इसको मैं ऐसे के ऐसे ही पढ़ देती हूँ आपके लिए। रुद्रट ने व्याकरण विहीन बोली जाने वाली भाषा जो सहज और स्वाभाविक रूप से वचन व्यापार है को प्रकृति माना, और यही प्रकृति प्राकृत के रूप में धीरे धीरे विकसित होकर आगे बढ़ी, अर्थात प्रकृति जन्य भाषा ही प्राकृत है। ओके फ्रेंड्स, ये रुद्रट ने कहा। अब कुछ दूसरे विद्वान थे जो उन्होंने व्याख्या की, इसकी प्राकृत का अर्थ बताया। क्या बताया, प्राकृतम अर्थात प्राचीन काल में बोली जाने वाली भाषा।
अब कुछ विद्वान जो है वो प्राकृत भाषा का व्याकरण लिखकर प्राकृत पद की व्युत्पत्ति करते हुए उन्होंने क्या बताया कि प्रकृते आगतम माने प्रकृति से आई हुई भाषा। उन विद्वानों ने प्रकृति का आश्रय संस्कृत से माना। प्राकृत का अर्थ है पहले से किया गया। क्या अर्थ है फ्रेंड्स प्राकृत का? पहले से किया गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। जो प्राकृत भाषा थी वो लौकिक संस्कृत से उत्पन्न नहीं हुई थी, क्योंकि प्राकृत के अनेक शब्द प्रत्ययों का मेल वैदिक भाषा के साथ अधिक देखने को मिलता है। ये ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जो प्राकृत भाषा है वो लौकिक संस्कृत से नहीं आई है, उसका जो प्रत्ययों से मेल वैदिक भाषा के साथ अधिक देखने को मिलता है। मतलब प्राकृत भाषा जो है उसके जितने ज़्यादा अनेक शब्द जो हैं वो ज़्यादातर प्रत्ययों का मेल वैदिक भाषा के साथ है, ना कि लौकिक संस्कृत से। वैदिक साहित्य में भी प्राकृत के, अब आप ये तो जानते ही हैं फ्रेंड्स कि संस्कृत भाषा दो तरह की थी, लौकिक भाषा और वैदिक भाषा। तो प्राकृत भाषा कहाँ से निकली है? वैदिक संस्कृत से निकली है। वैदिक साहित्य में भी प्राकृत के अनुरूप अनेक शब्द और प्रत्ययों के प्रयोग पाए जाते हैं। जैसे प्राकृत में अनेक जगह संस्कृत री कार के स्थान पर उकार पाया जाता है, जैसे ऋतु, उदु, वुंद, वुंद। इस अर्थ में कुछ विद्वान संस्कृत और आधुनिक भाषा के बीच सभी रूपों को प्राकृत माना है और 3 काल में विभाजित किया है प्राकृत भाषा को। वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला पूर्वकालीन प्राकृत, जो पाली और प्राचीन मागधी थी, ये 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक चली। उसके बाद मध्यकालीन प्राकृत, ये 100 से नहीं मागधी और उसके भेद है, इसमें 100 से 600 ईस्वी तक चली। तीसरा है उत्तरकालीन प्राकृत, ये जो है अपभ्रंश के रूप में है और ये 600 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक चली। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 11वीं सदी के समय की काल क्रम की दृष्टि से भले ही उसमें पूर्वापर संबंध रहा हो। अब ये फ्रेंड्स आप देख लीजिए कि प्राकृत काल का कौन सा पूरा समय हुआ? 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1100 ईस्वी तक प्राकृत चली, उसके बाद जो है अपभ्रंश आ जाएगी। अब ये देखिए 11वीं सदी के समय की काल क्रम की दृष्टि से भले ही उसमें पूर्वापर संबंध रहा हो, किंतु उनमें कहीं ना कहीं आपसी संबंध अवश्य है। परिव्राजकों के इधर से उधर भ्रमण, ऋषि मुनियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से प्राकृत ने अपना संपूर्ण रूप विकसित किया। उसने अपूर्व लोकप्रियता प्राप्त की और साहित्य के क्षेत्र में उसे पूर्ण रूप से अपनाया गया। इस युग में कथाकारों ने भी अनेक उत्तम कृतियों का निर्माण किया। प्राकृत भाषा के प्रथम व्याकरण के रूप में उज्जैन के विक्रमादित्य की राजसभा के प्रमुख विद्वान वररुचि, अब ये देखिए प्राकृत भाषा का व्याकरण किसने किया? वररुचि। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं। वररुचि का नाम आता है। बोलचाल की भाषाएं जो संस्कृत में होती गई, अनेक साहित्यिक रैलियाँ प्रकाश में आने लगी। प्राकृत जैसे जन भाषाओं से अलग हटती गई, वैसे ही उसका साहित्यिक रूप भी संस्कृत ने ले लिया। अब जो धीरे धीरे सभी संकर भाषाओं के साहित्य रूपों को संस्कृत ने अपने में मिला लिया और धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे गुप्त युग में पहुंचकर संस्कृत भाषा ने अपनी पूरी स्थिति कायम कर ली। गुप्त काल के बाद हर्ष का साम्राज्य स्थापित हुआ और मथुरा के आसपास का प्रदेश शोरसेनी नाम से विख्यात हुआ। शोरसेनी को अपभ्रंश के रूप में प्रतिष्ठित होने का अवसर पुनः गुर्जर प्रतिहारों द्वारा दिया गया। शोरसेनी अन्य प्राकृतों की अपेक्षा संस्कृत के ज़्यादा निकट है और महाराष्ट्री भी उसी का एक रूप थी। गंगा जमुना तो आपके विस्तृत भूभाग की राजभाषा थी। गद्य के लिए शोरसेनी और पद के लिए महाराष्ट्री अधिक उपयुक्त थी। अब आप ये नोट कर लीजिए, गद्य के लिए शोरसेनी और पद के लिए महाराष्ट्री अधिक उपयुक्त थी। मध्यकालीन प्रकृति जो प्रामाणिक संस्कृत के निकट आती गई, तो आम बोलचाल की भाषाओं से उनकी दूरी बढ़ती गई। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसका साहित्य परिचय। प्राकृत भाषा का जो है उसमें आएगा, जिस प्रकार प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का साधारणतः संस्कृत कहा जाता है, उसी तरह मध्य भारतीय आर्य भाषा के लिए प्राकृत शब्द का व्यवहार किया गया।
प्राकृत व्याकरणों में जिस भाषा का विवेचन किया लोक भाषा पर आधारित वो थी, लेकिन संस्कृत की आदर्श पर चलकर आगे केवल साहित्यिक रचनाओं की भाषा रह गई थी। और प्राकृतों का प्रयोग जो है संस्कृत नाटककार 13वीं शताब्दी से करते रहे हैं। कब तक करते रहे हैं फ्रेंड्स? 13वीं शताब्दी से करते रहे हैं प्राकृतों का प्रयोग संस्कृत नाटककार जो है। अब शौरसेनी प्राकृत का जो प्रयोग है वो संस्कृत नाटकों में स्त्री पात्र और विदूषक किया करते थे। कौन करते थे? स्त्री पात्र और विदूषक शौरसेनी प्राकृत का प्रयोग संस्कृत नाटकों में किया करते थे। और मागधी मूलतः मगध की भाषा थी। मागधी मगध की भाषा थी। संस्कृत नाटकों में इसका प्रयोग निम्न श्रेणी के पात्र करते थे, जो नीची जाति के होते थे। निम्न श्रेणी की मतलब जो स्त्री पात्र और विदूषक होते थे वो संस्कृत नाटकों में प्राकृत का प्रयोग करते थे, और जो निम्न श्रेणी के थे वो संस्कृत नाटकों में मागधी का प्रयोग करते थे। अर्धमागधी काशी कौशल प्रदेश की भाषा थी। अर्धमागधी कहाँ की थी? काशी कौशल प्रदेश की। जैन आचार्यों ने इस भाषा में, किस भाषा में? मागधी भाषा में मागधी का प्रयोग संस्कृत नाटकों में किया। मध्य एशिया से जो अश्वघोष के नाटक हैं वो सारी पुत्र प्रकरण, उसमें मागधी का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। साहित्यिक प्राकृतों में महाराष्ट्री प्राकृत सर्वाधिक विकसित है। साहित्यिक प्राकृतों में क्या है? महाराष्ट्री प्राकृत सर्वाधिक विकसित है, और प्राकृत व्याकरणों ने इसको आदर्श प्राकृत माना है। संस्कृत नाटकों में प्राकृत पद महाराष्ट्री प्राकृत में हुई। जो संस्कृत नाटकों में जो प्राकृत पद है उसमें महाराष्ट्री प्राकृत में हुई उसकी रचना। महाराष्ट्री प्राकृत में महाकाव्य और खंड काव्य दोनों हैं। सेतुबंध तथा गौड़ वहो काव्य की रचना महाराष्ट्री प्राकृत में हुई है। ये नोट करते जाइए फ्रेंड्स कि महाराष्ट्री में किस सेतुबंध और गौड़ वहो काव्य की महाराष्ट्री प्राकृत में हुई है। गाथा सत्सई की भाषा भी महाराष्ट्री प्राकृत है। पैशाची प्राकृत का कोई साहित्यिक रचना सुरक्षित नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। ये गुणाढ्य की वृहत कथा मूलतः पैशाची में है। जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उसे अच्छे से नोट कर लीजिए और पढ़ भी लीजिए। अब इसके भाषा का परिचय देख लेते हैं थोड़ा सा कि भाषा प्राकृत जो वो किस टाइप की है। जो प्राकृत है उसके 5 रूप है। कितने रूप है? 5 रूप है प्राकृत भाषा के, और सबकी जो है वो अलग अलग व्याकरण है। 5 रूप हैं प्राकृत भाषा के और सभी की व्याकरण अलग है। और स्वर मध्य जो है वो द, ध, मूल तथा त, थ के परिवर्तन रूप है। त, थ के परिवर्तित रूप है द, ध। अब जैसे आगतः आवदो, कृतः कुदो, जिसमें हिंदी किया वना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यह प्रत्यय का प्रतिरूप ई आ हो जाता है। जैसे गर्मी, गमेते, गमेते जो है इसमें प्राकृत भाषा में कहा गया है इसको, और इसमें र ध्वनि का हमेशा अभाव रहा है, और र के स्थान पर क्या लिया गया? ल दिया गया है इसमें। र के स्थान पर क्या है प्राकृत भाषा में? ल। ये याद रखना फ्रेंड्स, ये आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। जो ये है इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अच्छे से स्टडी कर लेना। अब मैं इसको पढ़ के बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं इसको। थोड़ा अपने आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और पाली और प्राकृत में मैं आपको थोड़ा भेद बता देती हूँ। जो पाली प्राकृत है इसका भेद क्या है? जो पाली भाषा की तुलना में प्राकृत में संज्ञा शब्दों रूप कम हो गए हैं। मतलब पाली में संज्ञा शब्द ज़्यादा है, संज्ञा शब्द रूप, और प्राकृत में कम है। पाली में 16 रूपों की तुलना में प्राकृत में 12 रूप रह गए हैं। पाली में जो 16 रूप थे और प्राकृत में 12 रूप हैं रह गए हैं। पाली में द्विवचन के 8 रूप समाप्त हो गए, और पाली भाषा में क्रिया कुल रूपों की संख्या 240 है।
ये आप नोट कर लेना। और प्राकृत भाषा में इनकी क्या हो गई, घटकर 72 रह गए। ये रूप जो है क्रिया रूप और संज्ञा रूप जो है उसमें 12 रह गए और उसमें 16 थे पाली भाषा में। और पाली भाषा में जो है क्रिया रूप 240 थे, अब वो प्राकृत भाषा में घटकर कितने रह गए, 72 रह गए। अब प्राकृतों का विकास जो है वो 1 से लेके 500 ईस्वी तक पाली के बाद का है और पाली प्राकृत की प्रथम अवस्था का नाम है। भाषा तत्व की दृष्टि से पाली और प्राकृतों में काफ़ी समानता है। पाली और प्राकृत भाषाओं का ध्वनि समूह एक जैसा ही है। अब जैसे री, री, लिरी, ए और औ का प्रयोग पाली और प्राकृतों में समान रूप से नहीं पाया जाता। केवल अपभ्रंश में री ध्वनि अवश्य मिलती है। पाली और प्राकृतों में री ध्वनि अ, ई, उ स्वरों में से किसी एक में परिवर्तित हो जाती है। हस्य ए और हस्व ओ का प्रयोग पाली और प्राकृत दोनों में मिलता है। अब विसर्ग का प्रयोग जो पाली और प्राकृत दोनों में नहीं मिलता, लेकिन ए और औ का दोनों में मिलता है। और श की जगह मागधी को छोड़कर सभी प्राकृतों और पाली में सा हो जाता है। और मूर्धन्य ध्वनि ह पाली और प्राकृत दोनों में पाई जाती है। अब अपभ्रंश भाषा रह गई है फ्रेंड्स। अपभ्रंश भाषा हम में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर तब तक के लिए बाय, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स तो इनको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर आपको सारी वीडियो नहीं मिलेंगी। और फ्रेंड्स आप ये बिल्कुल मत समझिए कि अभी पेपर नहीं हो रहा है, आप अभी से तैयारी करने लग जाइए। पेपर चाहे जब भी हो, अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो आप काफ़ी डीपली पढ़ लेंगे और काफ़ी क्वेश्चन निकाल पाएंगे और नेट के आप GRF भी क्लियर कर जाएंगे। ओके फ्रेंड्स।